हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ आर न्यू चैनल नॉलेज ज्योति। और इस वीडियो में हम क्लास 10 CBSE का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट और आपका हाफ ईयरली सेटिस्फाइंग नहीं था और आपका आधा साल बर्बाद हो गया, सो प्लीज़ डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे आपको हेल्प आउट करने के लिए ही हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है एंड आई प्रॉमिस हम आपका कोर्स 2 to 3 मंथ्स में कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो हियर वी गो। सो आवर चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो अब क्या है ये केमिकल रिएक्शंस? तो जब भी कोई केमिकल चेंज अकर करता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, होप आपको केमिकल चेंज पता हो, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और ये केमिकल रिएक्शन हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहले मैं लिख देती हूँ केमिकल रिएक्शन क्या है। तो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज occur, we say that there is a chemical reaction. सो अब हम इस केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे? तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टोटल। सो फर्स्ट इज तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। सो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। चेंज, अगर किसी कंपाउंड का स्टेट चेंज हुआ है, किसी सब्सटेंस का हमें दिख रहा है कि उसका स्टेट चेंज हुआ है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में था तो वो गैसियस बन गया, या कोई कंपाउंड सॉलिड था तो लिक्विड बन गया, तो उसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। अगर उस कंपाउंड का किसी और कंपाउंड के साथ मिलने पे कलर चेंज हो रहा है तो मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो ये दोनों ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हों, इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो भी सकते हैं, कुछ हो नहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हों। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, ज़रूरी नहीं टेम्परेचर बढ़े ही, टेम्परेचर घट भी सकता है। तो टेम्परेचर राइज और लो दोनों हो सकता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कोई गैस इवोल्व हो सकती है, मतलब कोई गैस बाहर आ सकती है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेशन। उस कंपाउंड में प्रेसिपिटेट बन सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब उस सेंस में हमें नीचे प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो अगर इन पांच में से कोई भी एक अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो भी केमिकल रिएक्शन अक्वर हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये 5 होने ही ज़रूरी हैं। सो अब हमने केमिकल रिएक्शन तो देख लिया, रिएक्शन क्या है। अब व्हाट इज दिस इक्वेशन? सो इसी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, the symbolic representation of chemical reaction is chemical equation। मैं इधर नीचे लिख देती हूँ। सो केमिकल इक्वेशन क्या है? द symbolic representation of chemical reaction is known as chemical equation। सो अभी हमने इतना तो पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बट हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे कैसे? सो इसके कुछ तरीके हैं।
सो पहली बात तो जो चीज़ रिएक्ट कर रही हैं, रिएक्शन में जो भी चीज़ रिएक्ट कर रही है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो भी चीज़ हमें मिल रही है रिएक्शन के बाद उसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। सो रिएक्टेंट जो रिएक्ट करें उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और प्रोडक्ट्स जो हमें मिले रिएक्शन के बाद उन्हें हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं हमेशा एक ही हो या दो ही हो, ये एक दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स भी एक या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर रिएक्टेंट्स एक या दो से ज़्यादा हैं तो हम कॉमा लगा के तो लिखेंगे नहीं, हम बीच में एक प्लस का साइन लगाएंगे दोनों ही साइड। अगर प्रोडक्ट्स भी एक या दो से ज़्यादा दो हैं या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे भी हम प्लस का साइन लगाएंगे उनके बीच में, और एक एरो बनाएंगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड के बीच में एक एरो बनाएंगे। सो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन? सपोज ये रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 एरो, और प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2। सो इस तरह से एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स। सो ये आपको पता हो सकती है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, बट स्टिल केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स की होती हैं, बैलेंस्ड एंड दूसरी ऑफ कोर्स अनबैलेंस्ड। बैलेंस इक्वेशन नाम से आप समझ सकते हैं कि उसमें कुछ बैलेंस होगा, कुछ बराबर होगा, कुछ दोनों इक्वल होगा। सो बैलेंस इक्वेशन में होता क्या है, हमने देखा था अभी कि हम इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। सो बैलेंस इक्वेशन में अगर यहाँ पे ये देखो कि कंपाउंड से एलिमेंट से कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर हम इनमें से किसी भी एलिमेंट को लेते हैं और हम दोनों साइड अगर इसमें मैच करेंगे, तो बैलेंस इक्वेशन में किसी भी एक एलिमेंट के, पर्टिकुलर एलिमेंट के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं H2 + O2 गिव्स H2O। अब हम देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं, इधर भी हाइड्रोजन की 2 हैं, इधर ऑक्सीजन की 2 हैं, बट इधर ऑक्सीजन के सिर्फ एक एटम है। सो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं, सो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2। तो अब ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। अब हम इक्वेशन बैलेंस करते क्यों हैं, क्वेश्चन ये है। तो हम इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस टाइम पे फॉलो कर रहे होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली आप इतना समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट ऑफ मास का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट इक्वल होता है। प्रोडक्ट के मास रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल होता है। सो अब दूसरी टाइप आती है हमारी अनबैलेंस इक्वेशन। अब नाम से ही लग रही है इसकी अपोजिट होगी, तो ऑफ कोर्स इसमें इक्वल नहीं होंगे एटम्स। इन्हें हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, और ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती हैं। सो ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि अगर हमें अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे उसे। सो उसके लिए एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड हमसे ये कहता है कि अगर हमें किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें जिस एलिमेंट को इक्वल करवाना है एटम्स, तो हम उसको एक स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते हैं। सो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लेती हूँ। सपोज N2 + H2 gives NH
3। अब हम पहले देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। सो N और H नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दैट बी हम N और H। अब हम देखेंगे पहले नाइट्रोजन के एटम्स कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के हमें दिख रहे हैं 2 और हाइड्रोजन के भी 2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के सिर्फ 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3। तब हम देख रहे हैं कि कहीं से भी बैलेंस नहीं है। अब हम अगर इधर देख रहे हैं, अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब हमें यहाँ पे एक और ज़्यादा चाहिए। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड नाइट्रोजन के बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं 6, फिर 2 ज़ा 6 और नाइट्रोजन के 2। लेकिन यहाँ पे अब नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 और 2, लेकिन अब हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड रह गया। तो हम देखिए कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो ये बैलेंस हो जाएगा हाइड्रोजन भी। तो अगर हम इसे यहाँ पे 3 लिखते हैं तो अब ये नाइट्रोजन के तो 2 ही और हाइड्रोजन के 3 2 ज़ा 6। अब हम देखते हैं इधर भी 2, इधर भी 2, ये भी 6 और ये भी 6। तो अब मतलब ये इक्वेशन हमारी कम्प्लीटली बैलेंस इक्वेशन हो गई है। सो आपने देखा कि हमारी इक्वेशन पहले ये थी तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी, बट फिर हमने इसको हिट एंड प्राइम मेथड से N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो गई। सो ये 6 इक्वेशंस हैं, ये इन्हें आपको बैलेंस करना है खुद से और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जल्द जल्द बताइए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी इन इक्वेशंस को आप देखिए, अब हमें इनसे कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि इनका ये दिखते कैसे, इनका कलर कैसा है, या ये कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन अकर हो रही है, या फिर इनके फिजिकल स्टेट क्या है, कौन सा सॉलिड कौन सा लिक्विड, या हीट निकल रही है कि नहीं निकल रही है, हीट गैस इवॉल्व हो रही है कि नहीं इवॉल्व हो रही है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन को मोर क्वेश्चन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ हमें टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सो अगर मतलब हम फिज़िकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कंपाउंड्स के आगे। सॉलिड्स के लिए हम ब्रैकेट में S, लिक्विड्स के लिए हम ब्रैकेट में L, गैस के लिए ब्रैकेट में हम G लिखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट इज हम अगर उनका कलर बताना चाहते हैं तो हम रिएक्टेंट्स के नीचे उनका कलर मेंशन करते हैं, जिससे क्वेश्चन हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव बनती है। फिर थर्ड, जहाँ कभी भी गैस इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम एक अपवर्ड एरो शो करते हैं, हम एक अपवर्ड एरो यूज़ करते हैं। फिर अगर यहीं पे एक प्रेसिपिटेशन बन रहा है, प्रेसिपिटेशन अकर हो रहा है, तो आप एक डाउनवर्ड एरो बनाते हैं उसके आगे। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर है, तो इसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जहाँ कहीं भी हीट हो वहाँ पे हम एक हीट के लिए एक ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल को से बोलते हैं टेरेटा, इसे हम बना देते हैं। तो इससे हमारी इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बन जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो इक्वेशन है Fe + H2O gives Fe2O3 + H2। सो अब हम इसे इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे अब सॉलिड लिखेंगे, ये लिक्विड सॉलिड मतलब ये लिक्विड ये होगा, और फिर ये गैस। अब ये इवॉल्व हो रही है गैस, हमने देखा, तो हम एरो बनाएंगे यहाँ पे। अब इसका कलर होता है ग्रे, ये कलरलेस, ये ब्राउनिश, और ये भी कलरलेस।
अब हमने देखा कि यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी इंफॉर्मेटिव बन गई है। अब गो सो हमारा लास्ट का टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। सो हीट के बेसिस में हमारी केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे हमने इक्वेशन के 2 टाइप्स पढ़े थे, यहाँ पे रिएक्शन। अभी हम आगे भी रिएक्शन के 4 to 5 टाइप्स पढ़ेंगे, बट ये ऑन द बेसिस ऑफ हीट के बेसिस पे है। सो एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकल रही हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकल रही हो, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे? यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हम इसे लिखेंगे कैसे? अभी हमने बताया था कि पीछे बताया था कि हीट को हम एक डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही है उसे एक्सोथर्मिक। अब एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी को हम एज अ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट में नहीं, एक रिएक्टेंट में दे रहे हैं रिएक्शन होने के लिए, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट इज गिवन, हीट को हम देते हैं, हीट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें देखिए ये एरो के ऊपर डेल्टा बना से ये प्रेजेंट हो रहा है कि हमने हीट दी है इस रिएक्शन को होने के लिए। सो आज इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अगर आपको वीडियो हेल्प आउट की हो, जितना टॉपिक हमने पढ़ा, अगर आपको इतना समझ में आया हो, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हम आपको हेल्प करने वाले हैं इस पूरी जर्नी में। बाय बाय।